मैंने इंग्लिश में तो हमेशा से पढ़ाई की थी, बट हिंदी का टच छूट चुका था क्योंकि आखिरी बार क्लास 10th में पढ़ी थी। तो कई लोग क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं और उस इग्नोरेंस के कारण लगभग 10-15% लोग अपना मेंस का अटेम्प्ट खो देते हैं। तो ट्राई करना है कि ये गलती ना की जाए। तो मैंने 12 + 4 16 जीएस की टेस्ट दिए होंगे आफ्टर प्रीलिम्स से पहले मैं 6-7 टेस्ट दिया था मेंस का, और प्लस ऑप्शनल के 8 टेस्ट मैं दिया था फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर prelims. So this is something important for mains, that is to identify the right kind of resources and to understand to which extent you have to read for a certain topic. If I can remember, there was this Telegram channel called Hardworking Human. So that was by an IAS officer of 2018 or 19 batch. So the search content was also very helpful in terms of general inputs for mains also. मैंने एक चीज़ बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी कि क्वांटिटी की बजाय मुझे क्वालिटी पे फोकस करना है। पहले मैं ये डिसाइड करूँ कि वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद इट और नॉट। इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर, then definitely examiner would be satisfied with my answer. That was my motto always. सबसे पहले सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके साथ साथ मैंने ये सोच लिया था इस बार कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाऊँ। ये नहीं कि मैं किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करूँ या फिर मेरी उनके जैसे नहीं हो रही तो मैं घबरा जाऊँ। ऐसा मैंने सोच लिया था कि मैं खुद से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊँगी और उसमें खुद चेंजेस करूँगी। कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखें कि आप कर लेंगे। सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, सबकी स्ट्रैटेजी सुनें, सबकी स्ट्रैटेजी में से जो आपके लिए काम करता है उसको चूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने बताया कि सुबह उठ के पढ़ना है तो आप भी वही करें। मेरा पूरा का पूरा स्टडी शेड्यूल नाइट का रहता था। मैं दोपहर से शुरू करती थी 2 या 3 बजे से और मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ती थी। थैंक यू टू DKT टीम। दिल्ली नॉलेज ट्रैक इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू बिंज वॉच जब पहले, इवन दो व्हेन आई हैड स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन। The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. जय हिंद सभी को। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है इस बार UPSC CSE 2023 में। तो सबसे पहले आता है हमारा एसए का पेपर, जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा वाइड रेंज प्रोड्यूस करता है मार्क्स में। तो उसमें मेरे पास थोड़ी सी हेल्प भी थी। लाइक मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो कि हु हैज़ बीन एन एविड रीडर, तो उनकी हेल्प ले करके, और उसके अलावा भी मेन प्रयास ये रहता था कि जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उन लोग के पेपर्स में देखूं कि उन लोगों ने ऐसे किस प्रकार से लिखे थे और मेरे ऐसे और उनके ऐसे में क्या डिफरेंस है, क्या वो पॉइंटर्स हैं जो वो एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई मेंटर है तो उनसे भी करवा सकते हैं। मेन जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो होती हैं वही मल्टी डायमेंशनैलिटी और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको ब्रेक डाउन कैसे करना है। मल्टी डायमेंशनैलिटी में कई लोग वो पेस्टल वाली अप्रोच सजेस्ट करते थे, लेकिन फिलोसॉफिकल ऐसे हो, चाहे जैसे इस बार एक तो ऐसे जीएस टाइप का भी दिख रहा था जो चाहे फेमिनिज्म से रिलेटेड हो चाहे आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, बट हमको उस चीज़ पे वो फोकस नहीं करना है। हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा ऐसे है उसका जो फ्लो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, और इसलिए हमको उस ऐसे को ब्रेक भी उसी तरह ऑर्गेनिकली करना है कि जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारे पास आया तो हमारे पास वही 5-6 जो क्वेश्चंस होते हैं वाई, वेयर, हाउ, व्हेन टाइप के, उन क्वेश्चंस के अनुसार हमको ये टॉपिक को तोड़ करके और इसको सोचना है। जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक आया था कि शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट इज अराउंड देम बट बिकॉज ऑफ वाटर दैट इज इनटू देम। तो अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक वाटर अराउंड देम और एक वाटर इनटू देम। तो अब हमको इसके सारे पहलू खोल करके देखने हैं पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम, जो हमने आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रिजर्व किया है, जो हर टॉपर सजेस्ट भी करता है। उसमें हमको ये ध्यान देना है कि कैसे हम इस टॉपिक्स को लिंक करेंगे। तो वाटर अराउंड देम का हम क्या मतलब निकालते हैं, वाटर इन देम का, इन द शिप का हम क्या मतलब निकालते हैं, कैसे वो पानी बाहर से अंदर जा रहा है, किस प्रकार हम उस पानी को रोक सकते हैं अंदर जाने से। पानी यहाँ पर जैसे नेगेटिविटी है या कोई भी और चैलेंजेस हैं तो उनको हम किस तरह अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। इस तरह के सारे आपको डायमेंशंस पहले रफ में तैयार करने हैं
और उसके बाद आप इनको जोड़िए कि ये किस लॉजिकल ऑर्डर में सही बैठेंगे अपने कंटेंट के अनुसार, और फिर उनको आप ऑर्गेनाइज करिए एक तरीके से कि इसके बाद मैं ये डायमेंशन टच करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। टोटल अगर आपके पास 7-8 इस तरह के ब्रॉड डायमेंशंस बन गए क्वेश्चन वाइज कि ये क्वेश्चन मैंने एक लिया, इसको मैंने हैंडल किया डिपेंडिंग ऑन वट एवर इंफॉर्मेशन और थिंग्स यू हैव, और फिर उनको एक फ्लो में अरेंज कर लिया, तो आई थिंक कि आप 120 आराम से क्रॉस कर सकते हैं अगर आपने ढंग से ये चीज़ें कर ली। अब इसके बाद फ्लो के अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एसे में, वो होता है आपके कंटेंट का। कंटेंट कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो जीएस वाला है वही सेम टू सेम इसमें भी यूज कर लेते हैं। अब इससे दिक्कत ये नहीं है कि आपका कंटेंट में कोई कमी है, इससे ये दिक्कत ये है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वही कंटेंट 1000 लोग और लिख रहे हैं, तो आपके कंटेंट में भी वो यूनिकनेस नहीं आ पाएगी। तो यहां पर सबसे बेस्ट तरीका होता है जो मैंने भी किया था कि मैं अपनी हॉबीज के थ्रू अपना कंटेंट जनरेट करता था। कि जैसे मान लीजिए मैंने एवोल्यूशन या डायनासोर्स के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अब एक पर्टिकुलर टॉपिक आया जिस पे मेरे को दिख रहा है कि यहां पर मैं ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो मेरे पास मेरे हॉबी की वजह से है वो मैं डाल सकता हूं। कि जैसे मान लीजिए फेमिनिज्म के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी एक मूवमेंट चला हुआ है यूएस में, मेंस राइट्स मूवमेंट। तो उस मेंस राइट मूवमेंट के बारे में बहुत कम लोग लिखेंगे, लेकिन आप वहां पर वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे आपके ऐसे को एक नया डायमेंशन भी मिलेगा और एक यूनिकनेस भी मिलेगी। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा रीडिंग आपने की हुई है उसको जरूर इस्तेमाल करना है आपको ऐसे में। भले ही आपके जीएस के सारे पॉलिटी हिस्ट्री वाला डायमेंशन कवर होना हो, लेकिन इन चीज़ों पे जरूर आपको टच करना है। ये मेरा फंडामेंटल रहता था और इसको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था। इन दोनों तरीके से अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ रफ ड्राफ्ट ढंग से बना लिया, फ्लो ढंग से सेट कर लिया और कंटेंट में अपने एटलीस्ट 15-20% यूनिकनेस डाल दी, तो आई थिंक 120 शुड बी इजिली गेटेबल इन एसे। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि अभी ऑल्दो मार्कशीट नहीं आई है, बट पिछले अटेम्प्ट में मेरे 132 थे एसे में, विच वॉज अ डिसेंट स्कोर। तो इसलिए आई थिंक कि एसे में मेरे को आइडिया था। अब हम चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ। तो अगला पेपर आता है आपका GS1, जिसमें आता है हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। ये 3 ब्रॉड चीज़ें हैं। अब हिस्ट्री में जो आपने प्रीलिम्स के लिए बुक्स पढ़ी हुई हैं, चाहे स्पेक्ट्रम हो चाहे NCERT हो, उन सबको तो आपको देखना ही है। अब मैंने एक काम जो एक्स्ट्रा शुरू किया था वो ये था कि मान लीजिए आपके पास आपने अभ्यास लगा हुआ है पिछले साल का या कोई भी और टेस्ट सीरीज लगाई हुई है, तो उन टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स थे वो अब आपके लिए कंटेंट की तरह काम कर सकते हैं। खासकर ज्योग्राफी में मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की थी और हिस्ट्री में भी ये चीज़ काफ़ी इस्तेमाल की जा सकती है। तो अब आपका टारगेट यहाँ पर ये होना चाहिए कि पहले तो आप अपना कंटेंट कंसोलिडेट करें। हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी चाहे ज्योग्राफी, तीनों के लिए आप अपने नोट्स तैयार करें, खासकर उन टॉपिक्स के जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। जैसे गांधीयन एरा हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड किन किन तरह के पार्टिसिपेंट्स थे, किन तरह के आपके फोर्सेस थे, आइडियाज थे, वो सारे के आपके शॉर्ट क्रिस्प नोट तैयार होने चाहिए। इसके बाद सोसाइटी में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक सब टॉपिक के आपके पास एटलीस्ट 150 मार्क्स के आंसर लिखने लायक कंटेंट तैयार होना चाहिए। और 250 वर्ड्स वाले जो आंसर्स होते हैं उनका कंटेंट तो 2-3 मल्टीपल टॉपिक्स के अमेलगमेशन से बन जाता है, लेकिन एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने लायक कंटेंट तो आपके पास हर एक सब टॉपिक पे रेडी होना चाहिए। अब इस पे हम आगे देखते हैं कि इनको अब आगे यूज़ कैसे करना है। तो अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आपका हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, इनका आपका एक बार कंटेंट तैयार हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना शुरू करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस अपनी आंसर राइटिंग की शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर आपके जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज के आंसर्स हैं वो आप देख लीजिए, उनसे अपने पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, इनको आप एक बार बाय हार्ट कर लीजिए और अब आप अपनी आंसर राइटिंग शुरू करिए। पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट एक बार आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद डेफिनेटली आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। यही सेम फंडामेंटल आपको हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, तीनों में अप्लाई करना है। तो ये मेरा अभी तक का GS1 का पहले अटेम्प्ट के अनुसार मेरा एक्सपीरियंस था। अब इसके बाद हम आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आप किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी चाहे ज्योग्राफी। उसका एक तरीका तो आपके पास डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और उसके अलावा आपके पास एक ये भी इंफॉर्मेशन रहती है कि करंट में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। जैसे कि कई बार देखा गया है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के 100 साल 200 साल कंप्लीट हो रहे हो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो वहाँ के आसपास की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
या कोई नई चीज़ें आ रही हैं सोसाइटी में, जैसे कि गिग इकोनॉमी, हम लोग इकोनॉमी में पढ़ना प्रेफर करते हैं बट यूपीएससी उसको सोसाइटी में पूछ लेता है। तो करंट अफेयर्स का पेपर 1 में बस इतना इस्तेमाल है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक्स क्या चीज़ें हैं, ताकि आप उनको सोसाइटी के साथ लिंक कर सकें और अपने आंसर्स फ्रेम कर सकें। इसके अलावा मैंने ये जो नोटिस किया अपने प्रीवियस अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में, जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए पिछली बार GS1 में, और उन पे मैंने इंप्रूवमेंट करने का सोचा। तो मेरे जो मेजर रीजंस जो मेरे को दिखे थे वो ये थे कि पहला, मेरे क्वेश्चंस में डायग्राम्स बिल्कुल ही गायब थे पेपर 1 में। तो आपको रैंडमली डायग्राम्स नहीं बनाने हैं कि हर क्वेश्चन में एक डायग्राम होना ही चाहिए, ये मेरा एम नहीं था। लेकिन ये एम था कि जहां पर कोई भी डायग्राम मेरे को आता है और फिट बैठ रहा है उसको डेफिनेटली डालना है। चाहे आर्ट एंड कल्चर में स्तूपा बना दिया, या कोई जो आपको आर्ट फॉर्म आती है उस क्वेश्चन से रिलेवेंट है वो बना दिया, या फिर ज्योग्राफी में कोई मैप बना दिया कि जैसे सुएज कनाल पे आया तो सुएज कनाल के आसपास की ज्योग्राफी दिखा दी। उस तरह की चीजें आप कर सकते हैं पेपर 1 में। और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेट डायमेंशन भी आपको डालना जरूरी है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि डेक्कन जो ट्रैप्स हैं उनका रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, तो ये तो हर कोई लिख करके आएगा 8-10 पॉइंट की उनका रिसोर्स पोटेंशियल क्या क्या है। एक अगर आप डायमेंशन आधे पेज में मान लीजिए लास्ट में ऐड कर दें, 2-3 पॉइंट ही सही, कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हिंड्रेंसेस हैं, तो वो 2-3 पॉइंट आपको काफी ज्यादा एज दे जाएंगे बाकी राइटर्स पे जो आपके साथ जो लोग एग्जाम लिख रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि मैंने GS1 में अपने ऑब्जर्व भी किया था और बाद में इंप्लीमेंट भी किया था। तो अब GS पेपर 1 के बाद हम चलते हैं GS पेपर 2 की तरफ। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात मेरे को ये लगी थी कि इस पेपर में रेपिटेशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेम थीम पे क्वेश्चंस रिपीट काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं। और अगर आप थीम ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे आजकल की जो थीम बन गई है वो एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को पकड़ करके और उस पर ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो इस तरह की ब्रॉड थीम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है पूरे पेपर में, और फिर उनके अनुसार आपको अपना कंटेंट, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये मैंने भी किया था। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे ऑनलाइन, लाइक टाइप करके मैं नोट्स प्रेफर करता था प्रिपेयर करना, और हैंड रिटन नोट्स मेरे को इतने पसंद नहीं थे। तो मैं ऑनलाइन कंटेंट ढूंढता था, चाहे किसी और टॉपर के नोट्स से मिल जाएं या फिर गूगल पे सर्च करके मिल जाएं, या फिर इवन आजकल चैट GPT भी बहुत अच्छा टूल बन गया है। तो यहाँ पर नोट्स प्रिपरेशन के लिए फिर आप हर एक सब्जेक्ट पे जाएं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड अपने पॉइंट्स लिखें कि क्या उसके पॉइंट्स फॉर हैं, पॉइंट्स अगेंस्ट हैं, किस तरह क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि पॉलिटी वाले टॉपिक में आपके पास केस जजमेंट्स आपके हैंडी होने चाहिए। आजकल तो लिख भी देता है कि रेफर टू द रेलिवेंट केस लॉज। साथ ही साथ आपके आर्टिकल्स हैंडी होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर आपके पास उन पर्टिकुलर लॉज से रिलेटेड सेक्शंस भी हैंडी हो, कि जैसे सेक्शन 144 CRPC आपने लिख दिया अगर कहीं पर गवर्नेंस में, तो वो सब भी आपका हैंडी हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे। तो वहां पर आप देखेंगे कि इनमें एग्जाम्पल्स और खासकर केस स्टडीज, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों में मैं क्या करता था कि एग्जाम्पल्स लिखना तो अपनी जगह है, साथ में मैं ट्राई करता था कि एक फ्रेश पेज पे टॉप राइट कॉर्नर में बॉक्स बना करके उसके अंदर में केस स्टडी लिख करके और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कोट कर देता था। तो ये भी मैंने अलग से अपने नोट्स में प्रिपेयर किया था कि जैसे सिटीजन चार्टर का आएगा तो उसमें मेरे को कौन से पर्टिकुलर एग्जाम्पल को केस स्टडी लिख करके बॉक्स में डालना है। ये जो बॉक्स वाली चीज़ है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा की थी इस पर्टिकुलर पेपर में। तो इनमें ये केस स्टडीज इंपॉर्टेंट होगी, और जो आखिरी इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सेक्शन है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक आपके मैप्स, तो केस स्टडी अगर हो किसी में तब तो ठीक है, वरना IR में जनरली मैं टॉप राइट कॉर्नर में बॉक्स बना करके और मैप बनाना प्रेफर करता था। और साथ ही साथ इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि डी-हाइफेनेशन पॉलिसी हो गई, या फिर इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैं नोट्स बना करके रखे थे कि किस पर्टिकुलर कंट्री के रिलेशन के साथ कौन सा कीवर्ड मेरे को जरूर फिट करना है। तो आपके ब्रॉड नोट्स के साथ ये स्पेसिफिक चीजें भी आपके नोट्स में होनी चाहिए, ताकि वो टॉपिक देखते ही आपको ये स्पेसिफिक चीजें याद आ जाएं तुरंत, और यही स्पेसिफिक चीजें आपको वो एज देंगी जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता नहीं कर रही होगी। तो ये हमारे ओवरऑल GS2 का रहा, और यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर भी पाया गया है पिछले कई सालों से।
तो इसलिए इन पे मैंने कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था कि मेरे नोट्स भी काफ़ी हद तक क्रिस्प हों, और उसके साथ साथ जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई ये भी मैंने बहुत ढंग से रिसर्च करके डिटेल में प्रिपेयर करी थी, ताकि मैं हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 3-4 चीज़ें ऐसी डाल सकूं जो कि यूनिक हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही हैं, और मेरे आंसर को बाकी जनता के आंसर से अलग हटके दिखाने में हेल्प करेंगी। तो ये था हमारा GS2 का मेन ओवरव्यू। तो अब हम आ जाते हैं GS3 की तरफ, जो कि हमारा तीसरा पेपर है। अब यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। तो अब हम इसमें मैंने क्या किया था कि 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन तीनों में मैंने काफ़ी रेपिटेशंस देखे थे। ईयर ऑन ईयर इसमें अगर आप पिछले 5-10 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 रिपीट होते हैं, 1 नया आ जाता है। तो इनके मैंने स्पेसिफिकली वैसे ही डिटेल्ड नोट्स बनाए थे जैसे मैंने आपको GS2 में बताया कि आपके पास स्पेसिफिक पॉइंटर्स होने चाहिए, बल्क डेटा होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ पर्टिकुलर केस स्टडीज अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कुछ डायग्राम्स मिल जाएं, जैसे फार्मिंग टेक्निक्स के जो डायग्राम्स होते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये सब में बनाने में काम आ जाएं। तो उस तरह की चीज़ें आपके पास हैंडी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास डेटा पूरे इस पेपर में। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का मैंने जो नोट्स बनाए थे उनमें मैंने वो डेटा पॉइंटर्स डाल लिए थे जो मैं मोर और लेस यूज़ करूँगा ही करूँगा। अब इसके बाद फिर हम आते हैं बाकी जो 3 सब्जेक्ट बच गए जो कि मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली हैंगिंग रहते थे। तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये 3 सब्जेक्ट्स थे। ये काफ़ी डायनेमिकली चलते थे मेरे लिए भी, और इवन UPSC भी इनको ऐसे ही चलाता है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंस 365 जैसे बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेयर टू जो आपका स्टैटिक सिलेबस आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अब GS3 के बाद हम आ जाते हैं GS4 पे, जो कि है एथिक्स का पेपर, और जो कि हाईली स्कोरिंग और हाईली डायनेमिक माना जाता है, जस्ट लाइक दी ऐसे पेपर। तो यहाँ पर कोर्स तो डेफिनेटली बहुत वाइड है, कई सारे टर्म्स हैं, उन पे हर कोई कहता है कि अपने हर एक टर्म पे नोट्स होने चाहिए। तो ये सब मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि होने चाहिए। जो हर एक टॉपर बताता है वो तो आपको करना ही है कि सिलेबस के हर एक टर्म पे आपके नोट्स होने चाहिए, उनके फॉर, उनके अगेंस्ट, उनके एग्जाम्पल्स, ये सब आपके डिस्टिंक्टली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ये आपके स्टैटिक पार्ट में आता ही है। इसके अलावा मैं एथिक्स के पेपर को ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक आपका स्टैटिक सब्जेक्ट, स्टैटिक पोर्शन है, जिसमें आपके जनरली जो थीम्स हैं, चाहे अकाउंटेबिलिटी की थीम हो गई, चाहे पब्लिक सर्विसेज की थीम हो गई, चाहे डायलेमास की थीम हो गई, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर सेकंड पोर्शन है जहां पर आपके 3 कोड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और फिर थर्ड सेक्शन है जो कि प्योरली केस स्टडी है। इन तीनों सेक्शन को आपको हैंडल करने का तरीका बहुत ही अलग होना चाहिए। जो आपके कोड बेस्ड सेक्शन क्वेश्चंस हैं वो आपके मोर और लेस लाइक अ स्मॉल एस्से हैं। जैसे आपने 11 पन्ने का एस्से लिखा था, उसी तरह से मैं हैंडल करता था अपने कोड बेस्ड क्वेश्चंस को भी, बस इनको 2 पन्ने में लिखना है। तो वही सेम होगा कि जल्दी जल्दी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या 3-4 क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं उस कोड पे, जैसे हमने एस्से में किया था। उसके बाद उसका एक काउंटर डायमेंशन भी होगा, वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप आखिरी के 2-3 पॉइंट उस पर भी लिखें कि ये चीज़ क्यों पर्टिकुलरली नहीं हो पाई। और फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन जो कि आपके क्वेश्चन से लिंक्ड हो, ये उस पर्टिकुलर कोड बेस्ड क्वेश्चन में मैं करता था या करने का प्रयास करता था। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं मेंस के बारे में और कवर करना चाहता था। हेलो एवरीवन, मैं अनिमेश प्रधान। मैंने इस साल UPSC सिविल सर्विसेज 2023 में ऑल इंडिया रैंक 2री हासिल की है। फिर मेंस की तरफ आते हैं। तो मेंस 3 महीना जो होता है, मैं नहीं बोलूँगा कि उसी 3 महीना में मैंने मेंस की प्रिपरेशन की। मेजॉरिटी पोर्शन मैंने फरवरी से दिसंबर तक पूरा मेंस का दिया, टेस्ट्स लिखे हैं, कुछ ऑप्शनल एक बार रिवाइज करके एक टेस्ट सीरीज़ दी थी कंप्लीट। फिर मेंस की टेस्ट सीरीज़ और एक मैंने ऑप्शनल के लिए सोशियोलॉजी के लिए लगाई थी, विजन IAS की 8 टेस्ट्स होती हैं उसमें, वो मैंने दिया था उन 3 महीनों में। उसके साथ सिविल्स डेली की मेंस टेस्ट सीरीज जो कि मेरे अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट था, वो मैंने दी थी। तो मैंने 12 टेस्ट सिविल्स डेली के दिए होंगे 3 फेजेस में, 4 करके 4 GS पेपर्स के लिए। और सोशियोलॉजी की अभी 8 टेस्ट सीरीज़ दी थी, टेस्ट दिए थे आफ्टर प्रीलिम्स। और उसके साथ मैंने अभ्यास फिर से विजन IAS का भी जो होता है सिमुलेटर, वो मैं एक ऐसे कस्टम सेंटर पे जाके भी दिया था। तो मैंने 12 + 4 16 GS के टेस्ट दिए होंगे
आफ्टर प्रीलिम्स से पहले मैं 6-7 टेस्ट दिया था मेंस का, और प्लस ऑप्शनल के 8 टेस्ट मैं दिया था फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर प्रीलिम्स। तो अगर हम पेपर वाइज जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो GS 1 में पहला हमारा आता है हिस्ट्री। तो मेरी सोर्सेस सेम ही थी जो मैंने बताई, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने प्रतीक सर की फ्री वीडियोस होती है यूट्यूब पे, तो वो देखी थी एक बार, उनसे थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया था ताकि ऐसा अगर बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए तो मेरा छूट ना जाए। प्रतीक नायक सर अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, बट मैंने अनअकैडमी के पोर्टल पे जाके नहीं पढ़ा था, वो बहुत साल पुराने वीडियोस है वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कि यूट्यूब पे मुन्नाल सर के मुन्नाल पटेल जो इकोनॉमी के हैं फैकल्टी, तो उनके यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है, तो वो मैंने रेफ़र की थी प्रतीक सर के लेक्चर्स। उसके साथ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के लिए स्पेशल मैं क्या करता था कि जो पिछले, सिंस ये बहुत स्टेटिक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, तो मैं पिछले साल के 2-3 साल के डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ जो होते, जैसे मैं 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने विज़न के 2022-2021 के टेस्ट सीरीज़ जो थे हिस्ट्री के मेंस के, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, आर्ट एंड कल्चर हो, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न ही होता है, तो उन सबको किया था, उन आंसर्स को पढ़ रहा था, फिर उससे आंसर्स बनाता था। तो मेरे क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा रुचि नहीं थी मेरी, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसे पढ़ता था, तो उससे ऐसा होता था कि मैं जब मैं आंसर लिखूँ तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी फ्रेम है कि मैं कैसे लिखूँ आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट का। फिर ज्योग्राफी की आए तो ज्योग्राफी में भी सोर्सेज वही PMFIS और NCERT की 11-12 थी, परंतु मुझे ज्योग्राफी में मेंस का आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं फिल ही नहीं कर सकता 2 पेज या 3 पेज ज्योग्राफी के आंसर्स में। तो मैंने क्या शुरुआत किया, वही सेम चीज़ जो हिस्ट्री के लिए करता था, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के 2-3 साल पुराने जो होते थे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, उसी को मैं फिर क्वेश्चन लिखता था और फिर खुद से आंसर पढ़ के फिर से आंसर लिखता था, डायग्राम से इनकॉर्पोरेट करता था। तो मेरी एक बुकलेट बन गई थी 60-70 क्वेश्चंस की ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल, इंडियन सब मिला के, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थी। सोसाइटी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, परंतु आखिरी 1 महीने में मैंने अच्छे कमेटी रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट्स, डिफरेंट जो टॉपिक वाइज होते हैं, विमेन हो, पोवर्टी हो, हंगर, SHG ग्रुप्स, उनका वो सब एक कंपाइलेशन बना लिया था सोसाइटी के लिए। तो अभी GS 2 की बात करते हैं तो मेजरली पॉलिटी और गवर्नेंस रहता है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं सिविल्स डेली के समाचार मंथन के प्रोग्राम की वजह से मैं फरवरी के मंथ से ही मेरी नोट्स बनती जा रही थी, तो मैंने ऐसे टॉपिक वाइज नोट्स मोस्टली बना लिए थे दिसंबर तक, ऐसे ऑर्गेनिकली बन चुके थे टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से GS 2 के लिए, गवर्नेंस और पॉलिटी के। परंतु जो मुझे लगता था कि नहीं बन पाया है नोट्स, तो मैं क्या किया था कि मैं 2023 में दे रहा था, तो 2022 के मेंस 365 पॉलिटी और गवर्नेंस के जो विज़न IAS की होती है वहाँ के टॉपिक्स देखा, और देखा कि वहाँ से कौन से टॉपिक्स है जो कि मेरे नोट्स में मैंने मिस कर दिए हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग है नोट्स उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, तो वो मैंने पॉलिटी के नोट्स में ऐड किया था। और गवर्नेंस में भी वही सेम चीज़ थी, समाचार मंथन से नोट्स बन रहे थे और मेंस 365 से मैंने उसे सप्लीमेंट किया था, बट 1 साल पहले का मेंस 365, 2022 के मेंस 365 से। फिर उस 3 महीने के टाइम पे मैंने शून्य IAS करके एक इंस्टीट्यूट है, उनकी एक आती है छोटी सी एक कोर्स जिसपे कि उसको आप बहुत मल्टीपल PDFs देते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट केस स्टडीज़, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, एग्जांपल्स, ऐसे उनकी 7-8 PDFs होती है, तो वो मैंने ख़रीदी थी, जिससे कि ऐसे बहुत ज़्यादा कस्टम मेड मेरे पास बहुत बन गई थी ये गुड पॉइंट्स, ऑर्नामेंट पॉइंट्स, जो पॉलिटी और गवर्नेंस में मैंने बहुत लिबरल यूज़ की है। कोर्ट जजमेंट, हर आंसर में मैंने कोर्ट जजमेंट्स और कमिटी रिकमेंडेशंस मैंने यूज़ की होंगी पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए। और GS 3 आए तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इकोनॉमी के लिए सोर्स, इसमें मैंने मोस्टली वही समाचार मंथन से मेरे नोट्स बने थे, और मेंस 365 2022 वाले से मैंने सप्लीमेंट किया था। सेम विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मैंने विज़न IAS की बुकलेट आती है, उससे अपने नोट्स बनाए थे, और जो मेंस 365 होता है 2022 का, उससे मैंने सप्लीमेंट किया था। इंटरनल सिक्योरिटी भी मैंने वही सेम चीज़ की थी।
इसके अलावा GS3 में एनवायरनमेंट से भी PMFIS से कुछ कंटेंट और समाचार मंथन से कुछ कंटेंट और मेंस 365 से कंटेंट से मैं अपने नोट्स बनाता था। तो मेरे नोट्स किसी बुक या फिर किसी कोचिंग मटेरियल से मैं डायरेक्ट नहीं बनाता था। मैं ऐसे सोचता था कि मुझे ये टॉपिक्स है सिलेबस में, इन हर टॉपिक के मेरे पास 1 पेज या 2 पेज का नोट्स होना चाहिए। तो उनको देख के मैं इन सोर्सेज को सर्च करता था कि सबसे बेस्ट चीज़ें क्या है, या फिर उनको मिला जुला के मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता था हर सब्जेक्ट के लिए, पूरे GS और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी। परंतु जब इसी 3 महीने के टाइम पे मैंने बहुत बिल्डअप किया कंटेंट, हर टॉपिक के ऊपर एक कोट हो या फिर कोई कमेटी रिकमेंडेशन हो, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो, कोई आर्टिकल रिलेटेड हो, फिर कोई केस स्टडी हो, गुड एग्जाम्पल हो, ब्यूरोक्रेट्स का कुछ एग्जाम्पल, एक कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो, SDG गोल्स हो। तो ये सब ऑर्नामेंटेशन ये 3 महीनों में मैंने की। ये वैल्यू एडिशंस थ्रू वेरियस सोर्सेज, जैसे शून्य IAS हो, या फिर उसी साल का मेंस 365 हो, या फिर ऐसे ही गूगल सर्च करके कि केस स्टडीज़ अराउंड SHGs, केस स्टडीज़ अराउंड प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे गूगल का या फिर फ्री इंटरनेट से जो रिसोर्सेज मिलते थे उससे काफ़ी मैंने यूज़ किया। फिर GS4 एथिक्स के लिए मैं कोई ऐसा बुक स्पेशली नहीं पढ़ा था। जब शुरुआत के दौरान मैंने कोई एक बुक पढ़ी होगी जो अभी मुझे याद नहीं आ रही, मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, परंतु बट मैंने बेसिक रीडिंग की थी ताकि जानने के लिए क्या है। फिर मुझे पता चल गया था इट्स मोर लाइक आपको कितना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रक्चर कर सकते हैं दैन द एक्चुअल कंटेंट। फिर मैंने वही सेम चीज़ एथिक्स के लिए भी की। टॉपिक वाइज मैं गूगल करता था, फिर UPSC सर्च कीवर्ड लगा देता था, फिर उससे जो मल्टीपल सोर्सेज आती थी 2-3 टैब एक साथ खोल देता था, फिर उनसे एक मटेरियल बिल्डअप कर देता था। ये पॉइंट रहता था कि सिंस मैंने तब तक सोशियोलॉजी पढ़ चुका था तो मुझे ये था कि थोड़ा एकेडमिक बनाना है एथिक्स को भी। तो मेरे नोट्स पे जैसे यूजुअली लोग सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम्पल्स लिखते थे, तो मैंने भी सारे टॉपिक का अपना डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, बेस्ट केस स्टडी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, GS के कंटेंट के साथ साथ थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़े फिलोसफर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हर कंटेंट में मैं कैसे ला पाऊँ, वो भी मेरी कोशिश रहती थी ताकि थोड़ा मोर एनरिच्ड है और एथिक्स का पेपर थोड़ा मोर लगे कि एकेडमिक है, नॉट इन कि मैं ऐसे ही सिर्फ कॉमन सेंस से लिख रहा हूँ। तो ये मेरी एथिक्स के लिए कोशिश रहती थी। और एथिक्स में भी यही था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू है, केस स्टडीज़ और जो यूजुअल 10 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने वही बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दी थी और मेरी राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी बन चुकी थी क्योंकि हर हफ्ते मैं मिनी टेस्ट लिखता था समाचार मंथन की वजह से। तो राइटिंग प्रैक्टिस मेरी काफ़ी लास्ट तक भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो एक दिक्कत मुझे नहीं हुई अंत के टाइम पे। तो एथिक्स में मेरा ये स्ट्रैटेजी था। और ऐसे की बात करें तो ऐसे मैं थोड़ा लेट शुरू किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं लिख लूँगा, परंतु जब मैं 1-2 ऐसे पहले लिखा तो पता चला कि बहुत इनकोहेरेंट लिख रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी लिख रहा हूँ, फ्लो अच्छा नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या किया कि जो अपलोडेड होती है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ऐसे कॉपीज़, हर रोज़ 1-2 कॉपीज़ पढ़ता था, या फिर जब भी बोर होता था तो उनको पढ़ता था। और उनके कॉपी से जो भी बेहतर एक पैराग्राफ होता था या फिर कोई एग्जाम्पल होती थी या फिर एक अच्छा पैराग्राफ लिखा होता था, यूज़ ऑफ गुड एलिट्रेशन या फिगर ऑफ स्पीच, फिर वे ऑफ राइटिंग जो अच्छा लगा, उनके स्नैपशॉट लेके मैं अपने एक डिजिटल नोटबुक पे कंपाइलेशन बना दिया था। ऐसे बहुत ज़्यादा टॉपर्स की ऐसे नोटबुक्स मैंने पढ़ी थी और उनसे बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाइलेशंस बन चुकी थी। फिर उसके अलावा मैंने एक स्लीपी क्लासेस की एक वीडियो आई थी शेखर सर की, जो उनके को-फाउंडर है। उनका एक वीडियो था कि फिलोसोफर्स के कोट्स जो कि आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने अराउंड 15-20 कोट्स दिए होंगे एंड वो कोट्स इतने वर्सेटाइल थे कि आप वो पॉवर्टी के केस में भी डाल सकते हैं, डेमोक्रेसी के टॉपिक में भी डाल सकते हैं, या फिर कोई एक फिलोसॉफिकल टॉपिक में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास 20-25 ऐसे थे कॉन्सेप्ट्स, कोट्स जो थोड़े बहुत एकेडमिक लगे, सोफिस्टिकेटेड लगे, बट दोज आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स, जो कि मैं डिफरेंट ऐसे के डिफरेंट पॉइंट्स में डाल सकता था, या फिर कोई अगर पॉइंट डाल रहा हूँ तो उसके स्टार्टिंग में वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके इंटरलिंक करके डालूँ, तो ऐसा लगे कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगी है इस ऐसे में। तो बट मैंने ऐसे बहुत उसी टाइम पे 3 महीने के टाइम पे मैं लिखा, अराउंड 9-10 टेस्ट लिखे होंगे मैंने ऐसे के, अपार्ट फ्रॉम जो कि मैं कोचिंग के थ्रू इवैल्यूएट करवाता था, मैं अपने दोस्तों को भी से इवैल्यूएट करवाता था जो कि UPSC से उनका कोई भी नाता नहीं है, ताकि वो मुझे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सके कि वो बोर तो नहीं हो रहे या फिर उनको कोई ऐसा प्री कॉन्सेप्ट नोशन ना हो।
तो इससे भी मेरे दोस्त जो होते थे वो पढ़ते थे और मुझे फीडबैक देते थे एंड वो भी हेल्पफुल होता था मुझे. Hello everyone, I'm Ananya. I've secured All India Rank 3 in this year's UPSC Civil Services examination. Now let us go on to mains. Mains is rightly considered as the most important stage of examination considering its weightage in the overall marking at the end of the examination process. For mains, regarding the sources, I would say apart from the sources that have been referred to for prelims, the standard books, the reference books or whatever, I think there are few other resources that might help you in preparing good notes for mains. For instance, I refer to topper notes a lot. To mention, Dhatri Reddy ma'am's notes and Rushikesh Reddy sir's notes were extremely important for me in various subjects, whether it is in GS2, whether it is in GS3. I used their notes extensively to make my own notes. Apart from that, I also relied heavily on Vision IA's value added material. That is something that has helped me in understanding to which extent I should cover a topic. So that is also another resource I would like to highlight. Apart from that, Forum IA's red books were something that I also used. For instance, for agriculture, that was one book that I used extensively. So this is something important for mains, that is to identify the right kind of resources and to understand to which extent you have to read for a certain topic. Apart from that, I would say another extreme important thing for mains is to have that sort of revision, because mains is all about forming that interlinkages across the subjects and applying yourself on the day of examination to bring about a good answer. And for that to happen, I believe you have to have a many number of revisions, and only then you will be able to interlink your subjects across the spectrum. That is another thing. And apart from that, having short notes for mains is also extremely important, because you would see that initially when you make your mains notes, it tends to be bulky, rightly so. And then you have to condense your material to a shorter format, so that just before the days of examination, it becomes extremely important for you to revise your notes. So that is something that I would like to emphasize upon, that is having short notes. And apart from that, mains obviously also demands you to have a good answer writing skills, and I would make a separate video on answer writing skills, but answer writing is something that one has to keep in mind and practice extensively to develop. So these are few components that are extremely important for mains. My name is PK Siddharth Ramkumar. I hail from Cochin, Ernakulam district in Kerala. In CSE 2023, I was able to secure All India Rank 4. For strategy for mains, again, so mains is where actually I prepared most, where I spend most of my preparation in terms of time and in terms of the effort. For mains, basically my this thing was in the 2020 CSE attempt, I had looked into content from toppers. So the previous year toppers, then the basic content, like whichever books I had read for prelims, I had made some short notes, and then I had prepared some good introductions, conclusions, some basic content, and then I had looked into some questions from test series which I had referred, like some institutes in Kerala, 2 institutes in Kerala, and 1 from Bangalore and 1 from Delhi. And then also, so I also relied heavily on content from previous toppers, because I felt ki they were again updated, and 2, there is this thing that it worked for them, so even I got the confidence that it would work. I think if I can remember, there was this Telegram channel called Hardworking Human, so that was by an IAS officer of 2018 or 19 batch. So the sir's content was also very helpful in terms of prelims and in terms of general inputs for mains also. And so if I have to split it GS wise, so for essay was not my strong point, if I have to be very honest about it. Even till now I have not got above 130, 135 for essay. But then essay, I did enjoy preparing for essay, because there is a lot of content, innovative content that you can collect. There is a lot of ways in which you can innovate in terms of the introduction, in terms of the body, in terms of how you end. For example, I had made use of content like content from movies, dialogues or movie plot, movies like Shawshank Redemption or Citizen Kane or things like that. And then even famous movie songs, or even thought experiments like things like the Marshmallow Experiment or the Iowa Classroom Experiment or the Stanford Prison Experiment and stuff like that. And essay again, so I had also looked into some self-help books like The Atomic Habits, and like I didn't read the entire book as such, but then there were some books which I had read for which I had content, and then I looked into the summary or the basic content or ideas, themes on some books.
And then for essay, I did look into some content from I think Mudit Jain sir's videos and Hardworking Human, that's hers videos also. So toppers content and then some innovative content that I made on myself from pop preferences and things that I like. For example, content from cricket, or so there's this, so like there are some interesting lines, interesting things which you can quote. For example, in terms of so I'm a huge fan of Sachin and Dhoni. So you can so I did take a lot of anecdotes or famous things that they did, like in terms of Sachin's humility, Sachin's ethics, in terms of Dhoni's work ethics. Like I think there was this thing where he had a daughter and there was this famous statement that was there that he was on national duty and he chose to play for India, and then so things like that which was very inspiring and also which could be used in essay ethics, stuff like that. And then if I go come to GS1, GS1 geography I looked into only 11th and 12th NCERT, but for mains again I prepared separately in terms of so my focus was more on PYQ. So there was this triangle of PYQ, previous year questions, syllabus areas which were specifically referred in the main syllabus, and thirdly current affairs if there are any major areas like river linking or anything, any major issue that is happening in terms of the GS1 syllabus, be it culture, be it geography, be it history. So mostly for GS1 current things, if at all they come, it will be mostly related to geography. And in geography also there were some themes which were repeating. For example, water, climate change, environment, some disaster. So there were some themes which were repeating. So I had noted down those themes and then prepared a one-page proper crisp notes, be it committees like Water Mihir Shah Committee or even the recent Ravi Chopra Committee on disaster, like on disaster and environment, be it Gadgil Committee, Mihir Shah Committee. So committees on environment, committees on water, committees and statistics, examples. Like if I am talking about climate change, I would use content like how the Pallikarnai wetland in Tamil Nadu that was encroached, and how which airport came in which place, and how that probably affected the floods and all that there. So connecting different reasons, connecting the causes, effects with examples to the topics in the syllabus and in the major areas that came in the previous year questions. And in GS1 and also I did take some content from columns that came in The Hindu and Indian Express, because most of the authors that were writing columns in those newspapers were very reputed, very famous. So I did even quote some of the thinkers, some of the people who wrote in the columns, and there was some interesting content, be it in terms of the introduction, catchy introductions, catchy conclusions. Like there was an article by UN Chief which had some very interesting, very thought-provoking statements which could be used, which were used in the essays, ethics, etc., and even in GS1, especially in GS1 because it was related to climate change, water, etc. And in terms of history, again my basic content was from Spectrum. I had made short notes like the names of leaders, names of the events, and some content which was only for prelims, but then I thought I'll just quote them. For example, I had 1/2 page or one quarter of a page note on police, on army, on civil service reforms, like which are the committees, which are the major things that happened, things like Sanders Commission, things like all the committees, all the major events, all the major leaders, all the major themes, ideologies, things like that came in history. And then I did take some interesting content from books, like there were some books which were quoted in the Spectrum itself, and then there were some books like Shashi Tharoor sir's book, or any Ramachandra Guha sir's book, or some famous book that came later. If there were any major ideas or any major diagram or something like that, I did take content from that. For example, in modern India, I remember I had a diagram, like I did make a list of diagrams, and one particular diagram was how the per capita GDP of India and Britain changed from 1600 to 2022. So it changed from for India it changed from 200 to about $2,000 to $3,000 per capita, while, if I am not wrong, while for Britain it changed from below India's 200, from 150 or about to more than 30-40,000. So, and the point where it converged, there were many factors like the Industrial Revolution, like colonialism, there were factors like that. So using the existing content to the statistics, to the graphs and themes which are prepared separately. So that was something I did for history, and also some content from current affairs, like connecting, for example, the this was mostly mostly in the notes,
and I used only those which came in the questions. For example, there was Janjatia Divas in news, and there were some events like Birsa Munda, Lord Birsa Munda in the history notes. So I connected both if there was a question on tribes that was asked or things like that. So that was for history, and then I prepared some interesting introductions, conclusions, and also even statistics, like be it like the education, what was the status of education in 1600 to 1800 when British left in 1947, and what is the status now. And for example, I think there was one hospital per 350 miles square or something while British rule was at its peak. But after that, after British left, how the conditions changed. So there were statistics, there were content that was all. So basically, my point was to use content that was there with everybody else, and then embellish it with facts, with committees, with diagrams, with graphs, with content from any books, references, etc. And then for culture, again, basic book was Nitin Singhania sir's book on art and culture. I made short notes, so the whole culture thing was about 15-20 pages. Basically, my idea was that if there's a 10 marker, I need just 10 points. I need just basic theme, like frame on how, if there's a question on architecture, I would have a frame like form, function, structure, or material, things like that. If it is literature, there will be again a structure. So I had made a structure, and for every major theme in literature or architecture, I had some few points. So that was it about literature, architecture. I had made some notes, and then again some embellishments in terms of I had quoted some thinkers. So there was a book by Kapila Vatsyayan ma'am, like Heritage of Indian Art, and then circles and squares of Indian art. So some book, I think the name is correct. So basically, there was some interesting content that I could get from those books, like how like there were some points which are common to Indian art, like how there is the concept of the center and the different wheels emanating from the center. Like Indian art in general, be it mosque, be it stupa, be it any Indian temple, there was the idea that at the center there is the quest for liberation, or there is the search. So there were some themes which were common for Indian art, and there were some things like Sarvam Sarvotmagam, or which basically meant that the whole was bigger than the parts. So there were some themes, underlying themes which could be commonly used for every major aspect of Indian art. Again, in terms of dance, there were so content from Kapila Vatsyayan ma'am's books. Even though I didn't read it fully, I did quickly scan and take some content, and I read some articles on the same. And then content from news things, what Ministry of Culture did, year-end review or stuff like that. And then in terms of society, I again made one-page notes on all major areas, be it communalism, be it regionalism, be it all the major themes in society. And then one thing that helped me in society was that my optional was anthropology, so I did take thinkers, content, themes, and content from my optional stuff. And so that was about GS1. Now talking about GS2, so in my mains preparation, my strengths I believe were GS2 and GS4 were my biggest strengths, and then optional anthro. Although in hindsight my anthro mark this year has been better than any of the other papers, but GS2, GS4, then anthro, then GS1, then essay, and finally GS3, because GS3 marks are generally less and mine also has not gone above 90. So GS2 was generally my strong point. So GS2 mainly has polity, constitution, governance, international relations, and vulnerable sections. What are the schemes, what is the status, and what can be changed. So these were things which were very close to my heart, and which was generally where I was able to score a little more marks. And so coming to polity, again Lakshmikant was my primary base for prelims. For mains, again I had made content like what Granville Austin said, or what Ivor Jennings said about something, and a list of cases. Like there was a list of cases which were common which has been like prepared by toppers from very long. I think starting from Anudeep sir, like toppers have prepared a lot of content, and so I took those and then I added my own cases, which I collected from different newspapers and websites. So I added on to those, and other than court cases, I also tried to add some cases from the US and UK judiciary and even EU judiciary. So there were hardly like for US about 5 to 10 cases, UK 3 to 4 cases, and EU probably 2 to 3. The reason why I prepared on those was because there were questions in PYQ about about UK judiciary,
about US judiciary and general European stuff. So there were cases like Roe versus Wade, Marbury versus Madison, Gutter versus Wallinger, and some other cases in US which I remember, and in UK Gina Miller cases, and in EU also there were some cases which I prepared. So these were some cases which I prepared outside of Indian judiciary. Sometimes these cases were also quoted in the newspapers, so again collected from those and otherwise. And then I taken some famous points from judgments, like from Live Law or from the Hindu or from content like that. And then also I had taken content like stuff like famous like principles, like principle of proportionality. So the Puttaswamy judgment, although the case and the main thing are like generally quoted by everyone, like there will be some things which are common, like very specific things from a case, like so there was this NPL triangle, necessity, proportionality, legality triangle in the Puttaswamy judgment. So this thing could be used in multiple cases, depending on the context you can use it in multiple cases. And there were other such things that I took from cases for GS2. And then in GS2 polity, I think I also took specific statements of experts like Upendra Bakshi sir or some judges or some experts, some other experts, and most of these came in the columns in Indian Express and the Hindu. And then in GS2 again, GS2 and other things, so I also try to add some specifics. So there was the so I did add content from experts, and then statistics. Statistics could be from Parliamentary Standing Committee review PDF. In that, finally there will be some recommendations. So I'll quickly scan through the recommendations, take few specifics, and then try to add it. And then status I can get from some again some government PDF. So I mostly prepared from Cochin, my home itself. Although for optional I went to Delhi. Because my optional was anthropology and I was not able to find confident like institutes in Kerala, I was not able to get in touch with any institute for anthropology, so I went to Delhi. But I feel going to Delhi is not very important. There are some good institutes in Kerala itself, and but then going to Delhi also is not like Delhi. You have an atmosphere where there are so many people, there is easier access to stuff. But then since everything is available online today, I think going to Delhi is not very important. So I personally am a person who studied alone mostly. I didn't want to get bogged down by the like so many people in ORN. Although I did spend 3 months for Anthro, I came back quickly after that. So even here I didn't go to Trivandrum for classroom as such. I did take content, I did take test series and stuff online. So I did it online mostly, but then I think it depends on what you want. There are people who want actual mentorship, actual like classroom thing. For that I think probably you should go to places like Trivandrum or Hyderabad, Bangalore or Delhi. हाय, मेरा नाम आशीष कुमार है। इस बार के यूपीएससी सीएसई 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 8वीं हासिल की है। ये मेरा 5वां प्रयास था। जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते थे प्रीलिम्स में और मेंस में, तो उसके सोर्सेज तो सेम ही रहते थे। फिर अगर कोई चीज नहीं मिलती थी बेसिक बुक्स में, तो उसके लिए मेरा प्राइमरी सोर्स हमेशा से ही विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल रहा, जो कि मार्केट में मिल जाता है। और क्योंकि मैंने 2019 में विजन आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी जीएस की, तो उसके साथ भी विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल मिल गया था। तो जो भी सब्जेक्ट मुझे नहीं मिलता था, जो भी टॉपिक नहीं मिलता था, तो वहां से मैं देख लेता था। तो हम बात करते हैं तो GS1 में जैसे हिस्ट्री है, तो एंशिएंट मेडिवल कल्चर जो है वो तो मेनली एनसीईआरटी से कवर हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद, 1-2 अटेम्प्ट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी जो हैं वो पुरानी वाली मेरे दिमाग में सही से जा नहीं रही हैं। तो एक बार मैंने कभी तमिलनाडु की बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ ली, कभी कुछ पढ़ लिया, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर नहीं लगा। तो फिर कहीं मैंने देखा कि एक बुक है मार्केट में पूनम दलाल दहिया मैम की, वो मैंने मंगाई और उसको मैंने पढ़ा। तो मेरा एंशिएंट और मेडिवल पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो गया, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स रहा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मेनली जो 11th की फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है वो मैंने रेफर करी, और नितिन सिंघानिया जो बुक है कल्चर की वो मैंने पढ़ी थी, और थोड़ा बहुत मैं उसको रेफर कर लेता था बीच बीच में सिर्फ पॉइंटर्स के लिए। अब अपन चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमेशा से स्पेक्ट्रम रहा। पहले बिपिन चंद्र एक बार पढ़ ली थी तो बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा रहता था, लेकिन स्पेक्ट्रम को ही मैंने अपना मेन सोर्स माना, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और जैसे इस बार के 2023 के पेपर में देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस जो थे वो नॉलेज बेस्ड ना होकर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। कुछ जैसे कंपैरिजन था थिंकर्स का, तो वो एथिक्स से ओवरलैप हो गया था कहीं ना कहीं, तो उससे भी मदद मिल जाती है।
फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज पर रिलाई किया पहले तो, लेकिन फिर जब स्ट्रक्चर नहीं बना तो विजन आईएएस के वैल्यूएटेड मटेरियल जो नोट्स मिल जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो मैंने पढ़े और उनसे अच्छी पकड़ मेरे को मिल गई। सोसाइटी के लिए अगेन वही सोसाइटी और पेपर 2 का सोशल जस्टिस वही वैल्यूएटेड मटेरियल से ही पढ़ता रहा, उसी से हेल्प मिली। ज्योग्राफी के लिए मैंने देखा कि एनसीईआरटीज हैं और जो जीसी लियोंग है वो मोर देन एनफ है। फिर जो कंसेप्ट जैसे मैंने बताया रत्नांजलि सोलंकी मैम के जो फ्री मटेरियल से मैंने ले लिए थे, और भी यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मिल जाते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वहां से समझा, नोट्स बनाए मैंने और वो ही काम आए। तो ये मेरा GS1 का सारा रिसोर्स बेस रहा। GS2 की तरफ हम जाते हैं तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत क्योंकि मेंस में ज्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि जैसे कि इस बार हमने देखा यूपीएससी ने अब सुप्रीम कोर्ट केसेस की तरफ रुझान ज्यादा कर लिया है कि हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो इस चीज में मुझे 2 चीजें काम आई, जैसे कि बाजार में मुझे शुभ्रा मैम के नोट्स मिल गए थे पॉलिटी के, तो वो मैंने पढ़े। और इस बार मैंने प्रीलिम्स के बाद एक चीज करी थी, मैंने फोरम आईएएस में दिपिन सर की करंट अफेयर्स की क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो वो मेनली GS2 और GS3 की क्लासेस होती हैं करंट, लेकिन उनमें करंट जो है हमेशा ही स्टैटिक से कॉम्प्लीमेंटेड होता है कि पहले सर स्टैटिक पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, फिर करंट पढ़ाते हैं। तो पॉलिटी में, आईआर में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमी में, सब में जो है वो उनका रहा योगदान, बहुत योगदान रहा दिपिन सर का। तो पॉलिटी के लिए जैसे स्पेशली उनके क्लासेस होती थी तो वो सारे डॉक्ट्राइंस हैं, सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं डिटेल्स में बताते थे, तो उनसे बहुत मदद मिली पॉलिटी में। गवर्नेंस के लिए क्योंकि कोई सोर्स मिलता नहीं तो वही फिर से मैंने विजन आईएएस का वैल्यूएटेड मटेरियल ही पढ़ा था और उसी को रखा था लास्ट तक। सोशल जस्टिस सोसाइटी के साथ ही कवर हो गया, स्पेशल पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं। फिर करंट अफेयर्स में दिपिन सर ने करा ही दिया था, सोसाइटी और सोशल जस्टिस के करंट वाले टॉपिक्स, वहां से वो हो गया था। आईआर के लिए मैंने वैसे तो विजन की मंथली मैगजीन्स में हमेशा से पढ़ता रहा तो आईआर वहां से हो जाता था, लेकिन इस बार मेन से पहले जो करंट की क्लासेस ज्वाइन की थी उसमें मैं बोलूंगा कि दिपिन सर की स्पेशलिटी आईआर में बहुत ज्यादा है और वो हमेशा आईआर से ही शुरू करते हैं, तो उससे ही पकड़ बन गई थी आईआर पे, तो कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो इस बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैंने करंट के लिए सिर्फ उन्हीं की क्लासेस को फॉलो किया था। जैसे 3 घंटे के ऑल्टरनेट डे क्लासेस लेते हैं प्लस कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो उनको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था। मैं एक बार फिर से बात करूंगा इसके बारे में कुछ और बताने के लिए। GS3 में जैसे इकोनॉमी के लिए मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक वाली एनसीईआरटी थी। फिर मुझे जब कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते थे जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, वो सब चीजें फिर मैंने विजन के वैल्यूएटेड मटेरियल से ही पढ़ी। एनवायरनमेंट के लिए शंकर ही हमेशा से सोर्स रहा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और मेनली एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स आता है तो वो कवर करंट में हो जाता है। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो अगेन फिर से करंट अफेयर बेस्ड ही रहता है, स्पेशली मेंस में तो वो वहां से कवर हो ही जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने फिर से विजन आईएएस का ही जो मटेरियल था वैल्यूएटेड मटेरियल उसको ही बेस माना और वहीं से सारे प्रिपेयर करके मैं गया। और फिर हम आते हैं जो GS3 का लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए भी कोई सोर्स नहीं मिल रहा था तो फिर से मैंने विजन आईएएस का वैल्यूएटेड मटेरियल की तरफ रुझान किया, उसी को मैंने बेस मटेरियल मानते हुए तैयारी करी और उसी से, और बाकी जो करंट अफेयर से सप्लीमेंट हो जाता है तो चीजें पर्सपेक्टिव बन जाता है स्टैटिक और करंट का, वो बहुत काम आता है। अब बचता है एथिक्स पेपर GS4, जिसको मैं अपना एक बहुत ही मुख्य पेपर मानता हूं इसमें मेंस परीक्षा में, कि एथिक्स की तैयारी बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज किस ऑर्डर में रेफर किया मैं बता देता हूं। सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मैंने यूट्यूब पे एक जस्टिस द राइट थिंग टू डू करके लेक्चर्स हैं, करीब 10 लेक्चर्स हैं, वो मैंने देखे। तो उसमें थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू केसेस वो सर ने बताया है कि कैसे एथिक्स काम करता है, कैसे फिलोसफीज काम करती हैं, तो बहुत बेसिक आइडिया वहां से लग गया। फिर उसके बाद मैंने लेक्सिकन की तरफ रुक किया, तो लेक्सिकन पढ़ी मैंने, तो उतनी ज्यादा मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। पहले अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था तो मैंने सिर्फ लेक्सिकन पढ़ के दे दिया था, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। फिर जब दूसरा मेंस मैंने दिया था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और इंप्रूव करने की जरूरत है, तो मैंने बाजार से लुकमान आईएएस के, अंसारी सर के नोट्स मैंने लिए और फिर उन्हीं को मैंने अपना प्राइमरी सोर्स रखा। फिर इस बार देखा कि थोड़ा और इंप्रूव करना है तो फोरम आईएएस की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहां से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक और अंसारी सर के नोट्स। फिर मैंने लेक्सिकन पढ़ना छोड़ दिया, सिर्फ यही 2 को फॉलो करके इस बार मैंने एथिक्स पढ़ा। और केस स्टडी के लिए मैंने 2021 में
लुकमान IAS का केस स्टडी वाला मॉड्यूल ज्वाइन किया था ऑनलाइन क्लासेस जयपुर से ही। तो उसमें सर ने केसेस को हैंडल करना अच्छे से सिखाया और उसी से मेरी केस स्टडी में हेल्प हुई। फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने और प्रैक्टिस और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए विजन IAS का जो केस स्टडी वाला मटेरियल है वो रेफर किया, तो उससे एथिक्स की होलिस्टिक तैयारी हो गई। तो अगर हम जैसे मार्क्स देखते हैं, इस बार की मार्कशीट जैसे आ गई है, तो GS1 में मुझे 100 मार्क्स मिले हैं, जो कि आई थिंक एवरेज ही है, सबको इसी रेंज में ही मिले हैं। GS2 में मुझे 122 मार्क्स मिले हैं, GS3 में मुझे 101 मार्क्स मिले हैं और GS4 में एथिक्स में मुझे 132 मार्क्स मिले हैं। अब मेंस परीक्षा में कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बचता है हमारा ऐसे। तो पहले प्रयास में तो मेंस में मैंने ऐसे के लिए कुछ स्पेशल किया नहीं था, जो कुछ भी दिमाग में आता था मैं 1-2 ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लेता था और जाके एग्जाम में लिख के आ गया। तो उतने अच्छे नंबर मार्क्स उस टाइम पे नहीं आए थे। लेकिन जब दूसरा प्रयास मेरा मेंस का था, तो मैंने शब्बीर सर का एक एजुकेमी पे एक ऑनलाइन कोर्स था ऐसे एनरिचमेंट करके, आई थिंक, तो वो मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने ऐसे लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीका सिखाया, तो वो तरीका मैंने हमेशा फॉलो किया। इस बार के अटेम्प्ट में भी मैंने वही सेकंड प्रयास वाले मेंस का तरीका ऐसे का फॉलो किया और उसी से मैंने ऐसे लिखे हैं और हमेशा से वो ही रहा है। तो उससे मेरे ऐसे के मार्क्स 115 हुए थे सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड मेंस में, और इस बार भी मुझे 116 मार्क्स मिले हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इस बार नहीं हो पाया है, कुछ और मुझे लगता है शायद करना चाहिए था, बट आई थिंक दैट इज एनफ। फिर हम बात करें कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए मैंने कहां से करी, तो पहले प्रयास में तो मैंने विजन IAS का जैसे मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन की थी, तो उसमें मैंने GS 1, 2, 3 के पेपर्स काफी लिख लिए थे। सेकंड मेंस में मैं ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था, मेरी कुछ बिजीनेस थी घर में, फैमिली में, तो मैं ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था, तो शायद उसी की वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन अभी इस बार के प्रयास में आंसर राइटिंग में मैंने एक चीज बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी कि क्वांटिटी की बजाय मुझे क्वालिटी पे फोकस करना है। कि अगर मैं एक आंसर भी अगर मैं लिखता हूं, तो उसको मैं सेल्फ इवेल्युएट करूं, पहले मैं ये डिसाइड करूं कि वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद इट और नॉट। इफ आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर, then definitely examiner would be satisfied with my answer. That was my motto always. So आपको बहुत ज्यादा मेरी आंसर कॉपीज नहीं मिलेंगी, उसका कारण है मैंने फोरम का MGP ज्वाइन किया था, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम MGP प्लस, जिसमें ऐसे भी इंक्लूड होता है। तो प्रीलिम से पहले मैंने एक ऐसे का पेपर लिखा था जिसमें 2 ऐसे थे, तो उसमें मुझे करीब 125 के आसपास मार्क्स मिले थे। तो मुझे लग गया था कि हाँ ऐसे में ठीक है मेरा, मैं कर लूंगा ऐसे में कुछ ना कुछ, तो वहां से मुझे थोड़ा लग गया मैं कर लूंगा। फिर उसके बाद जब प्रीलिम से मेंस के बीच का दौर आया, तो मैंने फिर आंसर राइटिंग शुरू करी थी थोड़ी, एक कुछ एथिक्स के मैंने 3-4 हाफ लेंथ पेपर लिखे, फुल लेंथ पेपर लिखे, तो एथिक्स का कवर तो वहां से हो गया पूरा उन MGP के टेस्ट से। और ऐसे का भी मैंने एक और पेपर लिखा था, सिर्फ एक पेपर लिखा था मैंने बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जो मैंने सबमिट किया। एक पेपर और लिखा था मैंने जो मैं सबमिट नहीं कर पाया था, बट मैंने खुद में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इतने से मेरा चल जाएगा काम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नौशीन है और इस साल UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मुझे रैंक 9 मिली है। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और आज मैं DKT के मीडियम से मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। एज फार एज मेंस स्ट्रैटेजी इज कंसर्न्ड, फॉर GS1 आई मेड syllabus terms wise notes. फॉर एग्जाम्पल फॉर जोग्राफी जो भी उसमें दिए हुए हैं टर्म्स, तो उसको गूगल करके कहीं से उसके नोट्स बना लिए। और बाकी जो मुझे टॉपर्स के भी जो नोट्स मिलते थे, फॉर एग्जांपल सोसाइटी के लिए मैंने श्रुति शर्मा रैंक 1 जो AIR 2021 में था जिनका, उनके नोट्स यूज़ किए। और इसके साथ साथ अगर GS2 की बात करें, तो उसके लिए मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए पूरी श्रुति शर्मा के नोट्स यूज़ किए। और उसके साथ साथ मैं न्यूज़पेपर के डेली नोट्स बनाती थी और उसको जो टॉपिक वाइज सेक्शन है उसमें ऐड करते जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर केरला के फिस्कल फेडरलिज्म का इशू चल रहा है, तो उसको उस सेक्शन में ऐड करना है, फेडरलिज्म वाले सेक्शन में। उसके साथ साथ IR के लिए मैंने स्पेशली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए, जो भी न्यूज़ चल रहे थे उस टाइम पर, उसके डेली आर्टिकल से मैं कुछ पॉइंट्स लेती थी। और वो मुझे एक्चुअल एग्ज़ाम में बहुत काम किया, क्योंकि मेरा वो आंसर जो था वो और लोगों से थोड़ा अलग हो गया था, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे। GS3 का सिमिलर स्ट्रैटेजी, टॉपिक वाइज नोट्स।
और बाकी टॉपर्स के जो नोट्स जो मुझे अच्छे लगते थे मैं उनको अपने नोट्स में ऐड करती जाती थी। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर का जो डेली चलता था, जो इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया या फिर जो सिक्योरिटी का सेक्शन हो गया, तो डेली जो जो न्यूज़ आती थी उससे जो जो पॉइंटर से मैच करते थे मैं उनमें ऐड करती जाती थी। GS4 की जहाँ तक एथिक्स की बात है, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए। तो मैंने कुछ 75-80 एग्जाम्पल्स इस बार टॉपर्स की कॉपी से और न्यूज़पेपर के नोट्स से मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रख लिए थे और मैं उनको ही बार बार याद करती थी। और मैंने ऐसी कोशिश की कि मैं जो एथिक्स का सिलेबस है वो इंटरनलाइज करूँ और वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको मैं, जो मुझे दिल से लगता है कि जो सही होना चाहिए वो मैं लिखूँ और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स ऐड करते जाऊँ। तो जो भी क्वेश्चन आता था उसके हिसाब से मैं एक पॉइंटर देती थी और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस बार जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाया है वो ये था कि मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज ना सॉल्व करके, जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है उसको ज़्यादा ना सॉल्व करके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। तो जैसे 5 साल 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए और उनको मैं 3 घंटे में लिखती थी मेंस के, और उनको फिर जो भी स्टैंडर्ड कोई आंसर होता था उससे मैं मैच करती थी और मैं देखती थी कि क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इससे मेरी बहुत टाइम की प्रैक्टिस कि 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट करना है, और दूसरा मेरी कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट होता है वो रिपीट होता है हर साल, तो उसके लिए मैं वो यूज़ करती थी। उसके साथ साथ GS4 के लिए स्पेशली मैंने टॉपर्स के जितने एग्जाम्पल्स है, जितने उनकी जो अलग तरीके से वो जो जो लिखते थे वो मैंने अपने में इंक्लूड करने की कोशिश की। बाकी तो अभी मार्क्स आउट नहीं हुए तो मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं कह सकती कि मुझे किस में मैंने कितना नंबर स्कोर किया। जहाँ तक इंटरव्यू स्टेज की बात है तो उसके लिए मेरा फर्स्ट फेज़ में इंटरव्यू आ गया था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने अपना एक पीयर ग्रुप बनाया। हम 4 लोग थे, हम 1-to-1 सेशंस करते थे। तो जैसे वो हमसे हम 4 लोग थे, तो हम लोग हर आदमी हमसे 15-15 मिनट इंटरव्यू अपने डैब से लेता था, तो उससे बहुत हेल्प मिली। उसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। तो ऐसा हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी अदिति, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अपने डैब से हिस्ट्री ऑप्शन से, और उसका थोड़ा सा पार्ट मैं कहूँगी मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में भी रिपीट हुआ था। तो मुझे लगता है कि मॉक से ज़्यादा मैं कहूँगी अगर आपस में जो फ्रेंड से डिस्कस करके जो हमारा एक आंसर, एक फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप होता है, उससे बहुत हेल्प होती है इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन टैकल करने के लिए। उसके बाद अगर बुक लिस्ट की बात की जाए तो मैंने जैसे बताया GS 1-4 यही मैंने फॉलो किया, और जो बेसिक बुक्स होते हैं वो तो कहीं भी मिल जाती है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत एंड अदर्स। मेंस की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो मैंने जो तैयारी शुरू करी थी सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन के साथ ही शुरू करी थी। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कमीशन की साइट पे सिलेबस दिया होता है, तो उसमें एक एक चीज लिखी हुई है कि क्या पढ़ना है और उसके बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो उसी सिलेबस को साथ लेके मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। बहुत सारे मल्टीपल कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो फ्री अवेलेबल होते हैं, जितने भी राइटअप्स होते हैं या आर्टिकल्स निकलते हैं, जो भी उसमें मेरे सिलेबस से मैच करता था मैं उस पर अपना एक राइटअप बनाती थी। उसमें एग्जाम्पल्स लिखती थी, डेटास कलेक्ट करती थी और बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करती थी, ये सब करती थी। तो इस तरीके से मैंने मेंस का एक तरीके से कंसोलिडेटेड जो अपना मटेरियल होता है वो मैंने खुद से बनाया था। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब थोड़ा इनका करंट अफेयर्स की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, तो हम इनको बेसिकली पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से कर सकते हैं। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब पूरा का पूरा मैं करंट अफेयर्स पर ही रिलाइट थी। बाकी सारी चीज़ों का मैंने नोट्स बनाया था, बट इनका भी जो है मैंने इनका मोस्टली जो बुकलेट्स होती हैं करंट अफेयर्स की, किसी भी कोचिंग की हो गई, विजन की या फिर दृष्टि की, जिस भी मीडियम से हैं, उसमें मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प करके लिख लेती थी।
मेंस का जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना। जितना भी टॉपिक आपको दिया हुआ है बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में दिया हुआ है सिलेबस में, उसको पढ़ें। सिलेबस को बाय हार्ट याद करें कि GS1 में क्या क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। मोस्टली GS1 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमारा प्रीलिम्स से कवर हो जाता है, बट कुछ कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो, जैसे कि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें तो हमें वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से वही प्रीलिम्स के ही मटेरियल को उठा के वो मेंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार हमारा अगर खत्म हो जाता है सिलेबस तो उसके बाद फिर हमको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट किए बिना मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग करना बहुत जल्दबाजी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मार्क्स कम आते हैं, फिर सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। तो आप कुछ अगर टॉपिक देख रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर देना चाहते हैं तो कम से कम वो एक पूरा आप प्रिपेयर कर लें, या फिर अगर आप हिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं तो हिस्ट्री आप पूरा पहले अच्छे से एक बार कर लें, ताकि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चंस लिख सकें। तो टेस्ट सीरीज की इसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो टेस्ट सीरीज मैंने जिन जिन कोचिंग्स के लिए थे, विजन IAS का लिया था मैंने टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी यही था कि मैं टेस्ट देती थी। अगर उनका जो शेड्यूल होता था उस हिसाब से, अगर उनका हिस्ट्री का टेस्ट पहला है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसी सीक्वेंस में अपने सब्जेक्ट्स निपटाते चलूं। तो हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री का टेस्ट दे दिया, पॉलिटी पढ़ के पॉलिटी का टेस्ट दे दिया, तो उस तरीके से करती थी मैं। जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए यही सलाह देना चाहूंगी एस्पिरेंट्स को कि आंसर राइटिंग हमको प्रैक्टिस से आती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ टॉपर्स की कॉपीज देखने से भी नहीं हो पाता है। मैंने भी टॉपर्स की कॉपीज को देख के और बहुत सारा उनको देखकर उनके तरीके से, उनके स्ट्रक्चर से लिखने की प्रैक्टिस की। जैसे कि मैंने कुछ कॉपीज में देखा था जिसमें बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते थे, हेडिंग को बॉक्स में कर देते थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस करी कि हम कर सकते हैं अपनी कॉपी में, तो ये मैंने करा था। आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का तो सबको पता है, तो वही फॉर्मेट हमको जो है कि फॉलो करना है। तो बस अब ये है कि वही आंसर सब लिखते हैं तो हमको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलने हैं, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा कैसे खींच सकती हूँ। तो उसके लिए हमको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आप अपने क्वेश्चंस में, आंसर्स में डायग्राम्स बना दें। अगर जो है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज़रूर ट्राई करें कि एक डायग्राम तो ज़रूर ही हो। कुछ इंडिया के बारे में पूछा है तो एक मैप ऐसे नीटली बॉक्स में बना होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अगर सपोज मान लीजिए कि पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, तो अब अगर रिसेंट में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास करी है तो आप कोशिश करें कि किसी न किसी वे में आप वो एक फैक्ट मेंशन कर दें। कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट आई है, खासकर इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट अक्सर आती रहती है। तो कुछ कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिया के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पॉइंट हो गया, या आगे आने वाले साल में हम कितने का एम कर रहे हैं, या हमसे हमारी अर्थव्यवस्था का परसेंटेज कितना है ग्रोथ का, ये सब चीजें जो है छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको मैं एक जगह नोट करती थी। और इनको मैं ये कोशिश करती थी हर सब्जेक्ट वाइज नोट करती थी। ये डेटा, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, ये 3 चीजें नोट करती थी और कोशिश करती थी कि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा डालूं, कोई ना कोई फैक्ट डालूं, और कोई ना कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का नाम मेंशन करूं, और एग्जांपल्स डालूं। एग्जाम्पल्स आप करंट अफेयर की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें बहुत ही सही तरीके से एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। किसी मंथली मैगजीन्स में भी बहुत सारे, कोई टॉपिक है तो उसके 4-5 एग्जाम्पल्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि अगर पंचायती राज सिस्टम है, तो अगर किसी ग्राम सभा ने कोई बहुत अच्छा काम करा है तो जाहिर सी बात है कि आपको वो कहीं ना कहीं किसी बुकलेट में जरूर मेंशन हुआ रहेगा कि इस ग्राम सभा ने इस क्षेत्र में ये काम किया। तो आप वो जरूर कोशिश करें कि आप उसको नोट कर लें, और अगर पॉलिटी में ऐसा कोई सवाल आए तो उसको मेंशन करें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके 1-2 नंबर हर क्वेश्चन में, आधे नंबर बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होती हैं। मेरे पिछले साल के और इस साल के प्रिपरेशन में यही एक बहुत बड़ा अंतर रहा कि मैंने बहुत ही एज यूजुअल वे में आंसर ना लिख के मैंने हमेशा ट्राई किया कि डायग्राम, डेटा, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, ये 4 चीजें मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकूं
ही अपने पॉइंट्स में डाल सकूं। कंक्लूजन का सबको पता है कि एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए। तो आप जब कुछ प्रिपेयर करते हैं तो उसके इश्यूज पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस पढ़ते हैं और वे फॉरवर्ड यानी सॉल्यूशंस। तो हमेशा ट्राई करें कि 1 या 2 सॉल्यूशंस आप बचा के रखें जो आप कंक्लूजन में लिखें, तो आपको एक कंक्लूजन अच्छा सा तैयार हो जाएगा 3-4 लाइन का। और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे उतना ही ध्यान दें जितना कि आप बॉडी पे दे रहे हैं। मेंस का यही है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे में पेपर लिखना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। प्लस जो असली परीक्षा होती है उस दिन तो 2-2 पेपर लिखने होते हैं, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप 3 घंटे में पेपर को पूरा कर पाएँ, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए कि कुछ कीवर्ड्स अगर वो बोल रहे हैं कि वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट इज, व्हाट कैन बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन, तो इस तरीके से कीवर्ड्स पे फोकस करें और ट्राई करें कि जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें।